वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप के कॉम्प्लेक्स का लास्ट जो 3 लेक्चर हुए हैं वो सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे याद है, याद तो नहीं है लेकिन रेडियो लेक्चर खत्म हो जाने के बाद पता चला, मैं जब प्रीफर कर रहा था तो मुझे पता चला कि लास्ट न्यूमेरिकल 2 थे, उसमें छोटी सी कैलकुलेशन एरर आ गई थी। ठीक है ना, कुछ एलसीएम या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ लोचा हो गया था। ठीक है, तो बच्चों वो चालू क्लास होता तो हमारा फोकस हो जाता कि हाँ ये गलती हुई है, तो वहाँ पे चेंज होता था। लेकिन वीडियो 1 शॉट में बनता है, तो एक बार वीडियो बन गया तो उसमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो आई होप बच्चों वो कैलकुलेशन एरर आपने नोटिस की होगी और आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसमें चेंज कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसका सिंपली अलजेब्रा सारे पढ़ लिए हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, और कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास कोई नंबर सिस्टम में 2 पॉइंट होता है हमारे, मान लो x, y, कौन सा है x, y, ये पॉइंट, तो हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है ना, हम बोलते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज कॉल्ड x, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज कॉल्ड y। ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, राइट, इसको 2D बोलते हैं हम लोग। ठीक है, x एक्सिस, और ये जितने भी सारे नंबर यहाँ पे कवर करता है वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, राइट। लेकिन अब हम बात करने वाले बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी हमारी रियल एक्सिस थी सारी, और x, y हमारे पास कोई पॉइंट था। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करता हुआ पॉइंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हुआ पॉइंट में जो प्लॉट करूं वो भी क्या आ जाएगा, x, y वही आएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। लेकिन बच्चों ये प्लेन और ये प्लेन में डिफरेंस क्या है, ये प्लेन और ये प्लेन में डिफरेंस क्या है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x, y जो लिखा, यहाँ पे x, y जो लिखा उसको एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो x है और ये जो y है वो दोनों तो क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। लेकिन बच्चों ये साथ साथ में x जो है हमारा रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो जो लाइन जा रही है हमारी रियल नंबर वाली, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस बोलेंगे। क्यों रियल एक्सिस बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पॉइंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, रियल पार्ट होंगे और रियल नंबर होंगे, दैट्स व्हाई इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। अब ये हमने जो y जो लिया है वो इमेजिनरी पार्ट में से लिया है, कहां से लिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट में से। तो यहाँ पे जो y एक्सिस एक्चुअली में हमारी जो थी उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस है, समझ आ रहा है कुछ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेन है हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एंड y। ठीक है, आवाज ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको शांत होने देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने जो लिया है x एंड y जो रियल नंबर थे बच्चों, और x जो है रियल पार्ट से, तो मैंने इसकी जो एक्सिस ली उसका नाम ले लिया मैंने रियल एक्सिस, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट में से था इसलिए इसको मैंने नाम ले लिया इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन था, है ना, यहाँ पे जो प्लेन है इसको हम नाम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। कौन सा प्लेन, आर्गन प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो। कौन सा प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, कार्टेशियन प्लेन, है ना, ये कौन सा था, कार्टेशियन प्लेन।
लेकिन ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, आर्गन प्लेन भी बोल सकते हो, जिसमें एक्स एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस आ जाएगी, वाई एक्सिस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस आ जाएगी। ओके सर, यहाँ पे तो आपने एक ही नंबर प्लॉट करके बताया है ना। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो z -x + i1, ठीक है, तो सेम आ जाएगा उसको एसोसिएट, ये किसको ऐसे, ये किस पॉइंट को एसोसिएटिव हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो x नेगेटिव बच्चों तो यहां पे ले लूंगा और ये -x, y, कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो पॉइंट है ये p, उस पॉइंट को एसोसिएटिव हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्या हो गया, -x + iy। ये हमारी रियल एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी इमेजिनरी। समझ में आ रहा कुछ? सिंपल, ये कार्टेशियन प्लेन में जैसा था सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस है वो रियल एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको एसोसिएट हमारे पास ये x, y का लिखे पॉइंट आ जाएंगे कार्टेशियन प्लेन में, सेम ही है, कुछ नहीं है, लेकिन x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ रहा है कुछ? अब मान लो हमारे पास कोई z -x + -y हो, -iy हो, तो वो कहाँ आएगा, ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसके लिए एसोसिएट नंबर कौन सा हो जाएगा, -x, -y। तो ये जो पॉइंट है -x, -y, उसके लिए हमारे पास एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा, z -x - iy हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप के यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन और आर्गन प्लेन या फिर उसको नाम बोले कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, मैंने आगे बोला था कॉन्जुगेट पढ़ा रहा था कि कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास z x + iy है, ये रहा, ये x, y, हाँ ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, राइट। इसका एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, z। तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकाले तो क्या आ जाएगा, z x -iy हो जाएगा। तो ये कहां पे आ जाएगा, देख लो, पॉजिटिव x और नेगेटिव y, तो यहां पे आ जाएगा x, -y। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो गया, ये इसका इमेज हो गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में हो गया, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज आ गई। कुछ समझ में आ रहा है? यस या नो? ओके, मान लो कि दूसरा ले लेता हूं, z -x + iy, तो यहां आएगा, इसका z बार निकाल लो, कॉन्जुगेट कर लो, तो क्या आ जाएगा, -x - iy हो जाएगा। तो ऑब्वियस है वो बच्चा यहां पे आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है? मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका x एक्सिस मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, z बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, z बार। और z बार मतलब क्या हो गया, हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x एक्सिस के साथ इमेज निकाल दो, वो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया, इमेज, है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसको मिरर समझ लो, तो ये पॉइंट का यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से इतना होगा, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से होगा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको इमेज बोल सकते हैं। ये मिरर बना लिया तो कोई समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बच्चों कॉन्जुगेट का किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों बात कर लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी बात कर लेता हूं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये मॉड्यूलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत थोड़ा गंदा है लेकिन रहने देना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो लग रहा है। ये हमारी रियल एक्सिस आ गई बच्चों, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस आ गई। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसके एसोसिएट हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, ये x, y हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड।
और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे p ले लेता हूँ, तो z क्या लिख सकता हूँ, OP लिख सकता हूँ। समझ लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, अब आपने फिजिक्स में पढ़ना स्टार्ट किया होगा वेक्टर, है ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड, है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको मैंने क्या ले लिया, OP ले लिया। अब OP की लेंथ निकाल दो, OP की लेंथ निकाल दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे P जो पॉइंट है x, y है, वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो आपको बच्चों दो पॉइंट में से पास होता हुआ जो लाइन है OP, उसकी लेंथ निकालना तो आता ही होगा डिस्टेंस फार्मूला से। OP क्या लगा सकता हूं, अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों लगाओगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 प्लस y2 आ जाएगा OP। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे OP की लेंथ क्या आ जाएगी, अंडर रूट x2 प्लस y2। ये क्या है, OP, और यही क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z का मैग्नीट्यूड। मतलब इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अंडर रूट x2 प्लस y2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको मॉड्यूलस निकालना भी समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर, वेक्टर याद करो, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते ना। तो बस मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है x प्लस iy को रिप्रेजेंट करता हुआ पॉइंट प्लॉट कर लिया, उसी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया, वही डिस्टेंस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा अंडर रूट x2 प्लस y2। अब आपको चाहे कोई भी नंबर दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आराम से आ गया होगा कि मान लो यहाँ पे z निकाल लो -3 प्लस 4i लिखा होगा, -3 प्लस 4i, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आ जाएगा बच्चों, z इक्वल अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया 25, तो क्या आ जाएगा 5। मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ गया, 5 आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो आई होप कि यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा। ठीक है, ओके फाइन। बच्चों और एक चीज बता देता हूँ जो यहाँ पे रह गई है, कि कोई भी एक्सिस पे पॉइंट होता है, कोई भी एक्सिस पे पॉइंट होता है तब क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, मान लो r, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो x, 0 आ जाएगा, क्योंकि y वहां पे क्या होता है 0। यस नो, ओके। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, उसकी बात करूँ s, तो क्या हो जाएगा 0, y। तो वैसे ही बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे कोई पॉइंट है r, तो उसको रिप्रेजेंट करता हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो वो कैसा दिखेगा, मान लो z1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, x प्लस 0i लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे y क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, सिर्फ रियल पार्ट आएंगे। क्या आएंगे, रियल पार्ट। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। और सेम इज, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है s 0, y, उसको एसोसिएटिव कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लो z2 इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 0 प्लस iy। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। मतलब दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन आर्गन प्लेन में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए वो समझ में आ गया होगा, और कॉन्जुगेट क्या है एज अ ज्योमेट्रिकली वो भी आपको समझ में आया होगा। मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोलर फॉर्म, मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसके लिए थोड़ा मुझे बहुत साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं साफ कर लेता हूँ। तो
देख लेते फटाफट। बच्चों यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा चलेगा, तो प्लीज कोऑपरेट करना और ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लेना सही से, ठीक है। आप पार्ट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है ये पोलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो z इक्वल हम लोग लिखते हैं x प्लस i, ठीक है। ओके, अब बच्चों को एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाए क्या है ये पोलर फॉर्म। यहाँ पे मैंने ले लिया 2,2, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 2√2, 4 4 या 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लिया, राइट, कार्टेशियन प्लेन में ले लिया, राइट। यही बात हम लोग वहां पे भी ले सकते हैं आर्गन प्लेन में, ठीक है। लेकिन इसको अब थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, कि मान लो मेरे पास ये जो रेडियस है r, मान लो यहां से एक रेडियस ले रहा हूं r इक्वल टू 2√2, ठीक है। ऐसी रेडियस वाले सर्कल को, मतलब इसी लाइन को मैं रोटेट करता हूं 45 डिग्री पे। कितना रोटेट करता हूं 45 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, वो तो वहीं पे आएगा, r इक्वल टू 2√2 है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे मैंने रोटेट कर दिया इसको इतना, ये पॉइंट जो है वो निकालने के लिए बोलूं मैं आपको, मान लो x, ये y। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ पे, ये तो आती होगी बच्चों, तो देखो a b o ले लेता हूँ। तो मान लो मुझे ये OB निकालना है, वो तो क्या अपना x, ये कितना है AB मतलब y हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे क्या लगा लूँ sin 45 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा AB और हमारे पास OA आ जाएगा। तो sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, AB कितना है हमारे पास y और OA कितना है हमारे पास 2√2, √2 हट गया, y इक्वल कितना आ गया 2, क्या आ गया बच्चों 2। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मैंने यहाँ पे क्या लगाया पता है, sin 45 इज इक्वल टू y बाय r, तो y इज इक्वल क्या हो गया sin 45 r इनटू sin 45 और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा आपने, y इज इक्वल r cos थीटा, ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लेना। वैसे ही यहाँ पे मैं x निकालने की ट्राई करूं तो sin 45, सॉरी अब sin 45 नहीं रहेगा, cos रहेगा, cos 45 इसी को क्या लगा सकता हूं OB ओवर OA, तो cos 45 लगा लेता हूं, OB मतलब x और OA कितना है r, तो x इज इक्वल टू r cos 45 लगा लिया मैंने, और r की वैल्यू हमारे पास 2√2 है, cos 45 की 1/√2, तो हमारे पास x कितना आ गया 2 आ गया। देख लो पहले से मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट ले रखे थे 2,2, उसकी लेंथ कितनी आई 2√2, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अलग बात में बोला, अलग फॉर्म में बोला। क्या बोला कि एक 2√2 रेडियस वाले सर्कल को 45 डिग्री का घुमाया, मैं लाइन को मैंने 45 डिग्री घुमाया, तब हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले। ध्यान से देखना क्या निकाला मैंने कोऑर्डिनेट, मतलब हमारे पास जब भी बच्चों x z इक्वल x प्लस iy है, उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, क्या x इक्वल टू, देख लो बच्चों x इक्वल टू क्या था r cos थीटा, r cos थीटा। 45 की जगह मैं कोई भी जनरल एंगल ले लूं, क्या ले लूं जनरल एंगल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं r cos थीटा। यहां पे मैंने ले लिया x, y और ये थीटा और ये r ले लिया बच्चों लेंथ को, क्या ले लिया मैंने लेंथ को r, और वो कैसी आती है अंडर रूट x² प्लस y², मतलब क्या हो गया मॉड्यूलस z भी हो गया। तो यहाँ पे जब मैं थीटा ले लेता हूँ एंगल और x, y को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल कितना आ जाएगा r cos थीटा आ जाएगा, और y इक्वल क्या हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। मतलब y इक्वल क्या लिख सकता हूँ r sin थीटा।
मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है उसको चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज कर लेता हूँ? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और ये आर, यहाँ से r कॉमन निकालूं तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बच्चों ये जो फॉर्म आया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म। ठीक है। और वहां पे जो r है वो कैसे निकाला हमने? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली वो तो क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ z बन गया। ठीक है। अब ये पोलर फॉर्म तो लिख लिया हमने, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही खुद की बात कर ले। तो r इक्वल क्या आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और वही हमारा क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ z। तो यहाँ पे जो थीटा है उसको क्या बोलेंगे? हम थीटा को बोलेंगे आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है? थीटा को क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे r जो है रेडियस है या फिर मॉड्यूलस है, थीटा आर्गुमेंट है, एम्पलीट्यूड है हमारा। ठीक है, ओके। यहाँ पे तो ये जो x प्लस आई वाई में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके। अब लेकिन बच्चों ये जो बात की मैंने वो पॉइंट कहाँ लिया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था। कहाँ लिया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वहां पे हमें थीटा निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अब बच्चों ध्यान से देखो इसको, ये थीटा निकालना हो मुझे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? किस तरह से यूज करूंगा? ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x आएगा। y मतलब एक्चुअल में क्या है? y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, देख लो। और x क्या है? यहां पे रियल पार्ट ऑफ z है। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। ओके भाई, यहां तक ही रखते हैं, है ना? tan इनवर्स अभी पढ़ा नहीं है ना आपने? ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ये कहां से आया? ये तो पढ़ा है ना 10th में, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज वही लगाया हमने। लेकिन y क्या था? y क्या था? हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x क्या था? रियल पार्ट, तो रियल पार्ट। ओके, यहां तक रखते हैं। तो ये जो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, तो थीटा है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो जो बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैंने, लेकिन बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में होता तब उसमें थीटा निकालना कैसे निकालते? थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थीटा कैसे निकालते? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो थीटा कैसे निकालते? उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, tan थीटा इक्वल y बाय x लगा लिया, काम खत्म, हमारा tan थीटा आ जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा आर्गुमेंट और कैसे निकालेंगे, और हम लोग उसमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? मान लो z इक्वल क्या होगा? -x प्लस i हो जाएगा, है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आएगा, वो जो एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -x, y। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हम लोग जो एंगल लेते हैं अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी। अब मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस तरह से आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा -x -y, क्योंकि उसके रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? -x -iy हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो क्या हो जाएगा? इस तरह से आएगा यहाँ पर, तो z इक्वल क्या होगा? -x प्लस iy हो जाएगा, सॉरी प्लस x माइनस iy हो जाएगा, तो -x y आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा हमारा।
ओके फाइन। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा, ओके, माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा है, माइनस पाई से बड़ा है और पाई से छोटा है। समझ में आ रहा? पाई और पाई से छोटा है, ठीक है? नहीं समझे? समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि मतलब हमारे पास जो भी आर्ग्यूमेंट है वो ऑलवेज हमें क्या लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लेनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही क्यों लेनी है उसकी बात कर लेता हूं। क्योंकि मान लो ये वाले थीटा की बात करूं तो आपने यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो यहां पे जो वैल्यू है थीटा की, वही थीटा की वैल्यू मान लो एक सर्कल घूम के फिर से वापस आ जाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा होगा, वो दोनों तो सेम ही हो जाएगा। ऐसे ही घूम के और एक सर्कल घूम के आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा होगा। लेकिन बच्चों ये वैल्यू तो सभी क्या आएगी, सेम आएगी। क्या सभी के लिए अलग अलग आंसर निकाले? थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा आएगी, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा आएगा, यहाँ पे 4 पाई प्लस थीटा आएगा आर्गुमेंट। ये तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमें वो सारी वैल्यू लेनी नहीं है। हमें कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। और प्रिंसिपल वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, माइनस पाई से बड़ी और पाई से छोटी लेनी है। अब ऐसा क्यों, वो आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे थीटा जो है पाई से छोटा है तो दैट इज ओके, हमारा रेंज में आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। ये जो देखो तो ये क्या है, पाई तो यहाँ पे होता है हमारा, ये तो पाई से छोटा है ये, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, मतलब ये वैल्यू भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये वाला थीटा हुआ तो ये जो पाई था पाई से बड़ा हो गया। क्या हो गया बच्चों, पाई से बड़ा। तो ये वाले केस में हम लोग ये थीटा नहीं ले सकते, ये थीटा नहीं ले सकते, ये आर्गुमेंट हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने बोला है पाई से छोटी ही लेनी है हमें। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये वाला केस भी ऑब्वियस नहीं होगा क्योंकि ये पाई से बड़ा हो गया एंगल, ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? ओके। लेकिन सर यहाँ पे भी हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। ये वाला तो समझ लिया कि हम लोगों ने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही लेना है आर्गुमेंट, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया उन्होंने, माइनस पाई से थीटा बड़ा होना चाहिए, पाई से छोटा होना चाहिए, राइट? तो यहाँ से पाई से तो बड़ा हो गया, ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पे पाई से बड़ा हो गया, ये भी पाई से बड़ा हो गया। दोनों केस में हम लोग ये थीटा नहीं ले सकते एज अ आर्गुमेंट। तो किस तरह से लेंगे और यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस तरह से लाइन बना लेता हूँ और यहाँ पे कोई फाई एंगल ले लेता हूँ। कौन सा एंगल ले लिया, फाई एंगल। ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y, ये कितना हो जाएगा -x। ध्यान से देखना, यहाँ पे tan फाई लगा लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। लेकिन बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, मॉड्यूलस लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ, मॉड्यूलस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो हम लोग यहाँ से फाई निकाल सकते हैं आराम से, है ना? फाई आ जाएगा हमारे पास, फाई की वैल्यू आ गई, मतलब ये छोटा वाला एंगल आ गया। हमें तो कौन सा चाहिए, थीटा चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस फाई लिख सकता हूं। देखो बच्चों, पाई माइनस फाई, ये पूरा पाई है ना, उसमें से फाई माइनस कर लो, ये एंगल आ जाएगा, आ गया ना हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब। अब बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तब यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूलस लगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला तो यही बनेगा दोनों केस में। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो फाई निकालना पड़ेगा। फाई निकालने के बाद उसको पाई में से माइनस कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, जो आर्गुमेंट चाहिए थे उनको। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से निकालेंगे सेकंड में हम लोग थीटा, वो क्या हमारा आर्गुमेंट है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों केस में तो हम लोगों ने तो मना ही कर दिया कि थीटा नहीं चाहिए। ओके फाइन, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं।
एंगल हम लोग दो डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, याद करो एंगल हम लोग दो डायरेक्शन, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने बोला है कि पाई तक ही जाना है, और क्लॉकवाइज ही बोला हम लोगों ने माइनस पाई से पाई तक जाना है, माइनस पाई तक जाना है। ठीक है, तो क्या ना हम लोग यहाँ पे ये एंगल निकाल लो माइनस थीटा, कुछ समझ में आ रहा है, ये थीटा निकाल लो, है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, कुछ समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि भाई पाई से बड़ा नहीं चाहिए, तो ये एंगल पाई से बड़ा हो रहा था, तो आर्ग्यूमेंट में ये थीटा हटा देता हूं मैं, कौन सा लेता है ये, तो अब तो देखो ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये 0, ये -π/2, और ये क्या हो जाएगा -π, ये -π से तो बड़ा है ना, वेट अ मिनट, कुछ समझ में आया, -π से तो बड़ा है ना, नेगेटिव नंबर है, सोच के बोलो। ओके फाइन, एक पजल ले लेता हूं, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं 180 बोलते हैं डिग्री में, π/2 को हम क्या बोलते हैं 90 बोलते हैं, यहाँ पे -π है मतलब क्या हो गया -180 हो गया, -π/2 मतलब क्या हो गया -90 डिग्री हो गया, कुछ समझ रहे हो। अब मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन है, वो ऑब्वियस है ना -90 बड़ा है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये जो -θ हुआ वो -π से तो बड़ा है ना, समझ में आ रहा है कुछ, ओके, तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो, यहां पे फिर से मैं यहां पे फाई ले लेता हूं और यही फॉर्मूला लगाता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -y और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा -x, तो फिर से tan फाई लगा के यहां से मैं फाई निकाल सकता हूं आराम से, फाई आ जाएगा, ये फाई आ गया, सिर्फ हमें अपना क्या निकालना है थीटा निकालना है। तो बच्चों यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू -π - थीटा लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल क्या कर सकता हूँ, अरे थीटा लिखना है, थीटा इक्वल टू -π - फाई कर सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -π + फाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे -π + फाई, मतलब जब भी कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होगी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग पोलर फॉर्म में जो थीटा लिखेंगे वो कैसे लिख लेंगे -π + फाई, और फाई कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां गया ये रहा, tan phi = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये बाय रियल पार्ट ऑफ z, कुछ समझ में आया, ओके। अब वहां पे वो एंगल निकालना है, देख लो ये क्या हो जाएगा, ये तो पाई से बड़ा है नहीं चाहिए, तो ये -θ ये निकाल लो, ये थीटा निकालने वाले ये निकाल लो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं मैं, सॉरी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो थीटा तो पाई से बड़ा है, उन लोगों ने बोला प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं लेना इतना, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, तो जो भी चीजें हमें खेलनी है आर्गुमेंट निकालना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, कुछ समझ में आ रहा है, दैट्स इट, यहीं से यहां तक जाना है और यहां से यहां तक जाना है, इनमें ही खेलना है, ओके। तो जब यहां पे ये वाला थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देख लो बच्चों, यहां पे आराम से निकाल सकते हैं इजीली, फिर से यहां पे मैं क्या ले लूं फाई ले लूं, ये छोटा वाला एंगल है ना, और फाई इक्वल क्या आ जाएगा -θ आ जाएगा, वही तो है हमारे पास, मतलब थीटा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे -फाई, क्या हो जाएगा -फाई, मतलब यहाँ पे फाई निकालो उसका नेगेटिव कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है, ओके। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, ओके। आई होप कि बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा या ना होगा, लेकिन ये तो पढ़ा है हमने, हाइपोटेन्यूज अपन बेस अपन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला, ये डिस्टेंस क्या होगा वाह, ये डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव -x होगा, तो आपको उस हिसाब से तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ और वो सभी क्वाड्रेंट के अंदर लगा लेता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या आएगा, उसका पोलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर एंड करूंगा। ये वीडियो लेक्चर लंबा बन चुका है, उसको फिर से रिवाइज करके देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन। तो हम लोग इसके लिए एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर से बातें दोहरा देता हूँ, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपको चेक करना होगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट चेक कर लेना, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। r कैसे निकालोगे, √x + y², दैट्स इट। लेकिन थीटा कैसे निकालोगे आप लोग, ये रहा फार्मूला tan थीटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, मतलब y/x लगा लोगे, काम खत्म। ओके, जो थीटा आएगा वही रख देना वहां पे, काम खत्म। लेकिन बच्चों जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो -x और y होगा उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और उसके बाद हम लोग जो आर्गुमेंट है वो क्या लिखेंगे, पाई माइनस फाई, तो वह थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस पाई प्लस फाई, और फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई। फाई के निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, tan फाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेता हूं, ओके, क्या ले लेता हूं, z इज इक्वल टू x प्लस i1, ठीक है। ये वाला फॉर्म में ले लेता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i, ठीक है, √3i। इसको पोलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू √3 मिल जाएगी, तो हम लोग r आराम से निकाल सकते हैं। दही दूसरे तरीके भी होते हैं निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग ये सीधा सीधा तरीका लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, आ जाएगा 1 + 3 मतलब √4, तो आ जाएगा 2। r इक्वल कितना आ गया, 2। अब बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा निकालना है, तो क्या कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट मतलब y समझ ही लेना, आपको पता है ये कितना है, √3। रियल पार्ट मतलब कितना हो जाएगा, 1, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया। तो ये थीटा tan थीटा √3 क्या होता है, जब थीटा इज इक्वल टू π/3 होगा, 60 होगा तभी होगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। किसी बच्चे को पाई की वैल्यू बताना हो तो उसको डिग्री में हम लोग बोलेंगे 180 और रेडियन में हम लोग उसको बोलेंगे पाई, ठीक है। तो 180/3 करोगे तो आपके पास कितने आ जाएगा, 60, तो 60 डिग्री हुआ। लेकिन ये π/3 कौन सा मेजरमेंट है, रेडियन मेजरमेंट है। एडवांस वाले बच्चे ने ना देखा हो तो मे बी गारंटी 100% आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी लिया होगा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, ये समझ में आया, ये आर्गुमेंट आ गए हमारे पास। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू cos π/3 प्लस i sin π/3, दैट्स इट। हो गया रिप्रेजेंटेशन, कुछ समझ में आया। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे जो थीटा होता है वही फाई होता है, फाई होता है वही थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, और ये क्या हो गई हमारी आर्गुमेंट। एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाए। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू -x प्लस i/y। तब हमने क्या बोला था, फाई इज इक्वल थीटा इज इक्वल क्या लेंगे, पाई माइनस फाई लेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई, ठीक है। तो वैसा ही कोई एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगी, लेकिन r तो सेम ही आएगा, मैं r इज इक्वल टू 2 लिख लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ जगह का, लेकिन सिर्फ फाई निकालना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से पता चला कि z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करना है तो tan फाई निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो tan phi जो आएगा हमारे पास यहाँ पे √3 आ जाएगा, वो भी डाल सकते सारी जगह सेम ही मॉड्यूलस मतलब √3 आएगा। तो ये कितना आ गया tan phi इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ tan π/3 मतलब phi इज इक्वल कितना आ गया π/3 वही आने वाला है। लेकिन हमें तो क्या लेना है बच्चों, थीटा निकालना है। आर्गुमेंट निकालिए क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंटलाइज कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा पाई माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे निकालना है। ओके फाइन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हमने क्या बोला था माइनस एक्स और माइनस आई वाई फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस फाई कर लेंगे। ओके तो बच्चों इसी के लिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3। इसी के साथ काम करें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी r कितना आएगा 2 ही आएगा। कैसे कंपेयर करके निकालना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फाई tan फाई की बात करूं वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास √3 आएगा। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा π/3 आएगा। लेकिन थीटा हमारे पास चेंज हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे -पाई प्लस फाई है, तो -पाई प्लस π/3 मतलब ये कितना आ जाएगा -3 पाई प्लस पाई मतलब -2 पाई/3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा -2 पाई/3 मतलब इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 cos -2 पाई/3 प्लस i sin -2 पाई/3। ठीक है, किसी को पता होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा cos इवन फंक्शन है, या फिर मैथ्स में ट्रिगो में पढ़ा होगा cos इवन फंक्शन है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल कि मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका फॉर्म कैसा दिखेगा z प्लस x माइनस आई वाई। तो उसके लिए थीटा इक्वल हम क्या ले लेंगे -5, दैट्स इट। तो उसके लिए एग्जांपल लेता हूं z +1 माइनस √3i। तो इसके लिए भी r कितना आएगा 2 ही आएगा, tan phi भी कितना आएगा अपना √3 आएगा, तो phi इक्वल क्या हो जाएगा π/3। लेकिन थीटा जो कैसा होगा आर्गुमेंट -5 होगा, तो क्या हो जाएगा -5/3। तो समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास इसके लिए आर्गुमेंट पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा z इक्वल क्या लिख सकता हूं 2 cos -5/3 प्लस i sin -5/3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म आपको यहाँ पे समझाया किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है, बाकी सारी झंझट खत्म। सेकंड का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे, बाकी सारी प्रोसेस तो सेम ही है। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मैंने सिखाया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन सिखाया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में किस तरह से डील करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ना आई हो तो फिर से ये वीडियो लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आई हो तो आपको पता है क्या करना है, कॉल करना, व्हाट्सएप करना, हम लोग आपको समझा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज पढ़ लेना ये, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज आएगी और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।